Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the CEC के रिमूवल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका एक ब्लॉक है जिसको कि हम इंडिया ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इंडिया ब्लॉक का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी कंटिन्यूस कंसर्न है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि उनके द्वारा अपने जो कंसर्न्स को रेज करते हुए अब डिस्कस ये किया गया है कि आने वाले समय के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सीईसी का जो रिमूवल प्रोसेस है उसको उनके द्वारा प्रपोज है वो किया जाएगा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए कि सीईसी का जो रिमूवल प्रोसेस है वो किस तरीके से है, क्या सीईसी को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो यहाँ पे ग्रांट किया गया है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के रूप से उनका वर्क है वो यहाँ पे हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के सर्वाइवल के रिगार्डिंग में। तो उसी को ही देखते हुए हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो यहाँ पे ग्रांट किया गया। 65 और 6 ईयर का इनका जो टेन्योर है वो हुआ करता है। अब देखिएगा अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के थ्रू इनका किया जाता है, बट जो रिमूवल प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर में इनका जो वर्क है वो नहीं होता है। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर ये वर्क है वो नहीं किया करते हैं। अगर इनका रिमूवल को कैरी आउट करना है तो रिमूवल इनका इक्विवेलेंट बताया गया है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग में कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके इक्विवेलेंट के थ्रू इनको रिमूव है वो किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल प्रोसेस है वो किस तरीके से है कि मिनिमम आप देखिए कि 50 एमपीज का आपका जो मोशन है उसको प्रपोज करें। 50 एमपीज हैं उस मोशन को यहाँ पे जब सपोर्ट करेंगे तो उसी समय में आप उस मोशन को एडमिट है वो किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। 2/3 का जो मेजोरिटी है वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ करती है। और 2 ऐसे ग्राउंड हैं जो मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि इनके रिमूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग में। कौन से ग्राउंड है स्टूडेंट्स की प्रूव्ड मिसबिहेवियर यहाँ पे होना चाहिए कि आपने जो मिसबिहेवियर है उसको कैरी आउट किया है। डेट मीन्स कि यहाँ पे जो मिसबिहेवियर मीन्स ये नहीं है कि किसी का डिसरेस्पेक्ट किया है, डिफरेंट वे के अंदर में है कि यहाँ पे आपने कोई जो आपका जो सर्विस आपको कैरी आउट करना था, जो ड्यूटी आपको सर्व करना था वो आपने ना किया हो। सेकंड आप देखिए कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर के अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है इनकैपेसिटी कि आप उस पोस्ट को सर्व करने के रिगार्डिंग में इनकैपेसिटी आपका यहाँ पे हो। तो 2 ग्राउंड है जो मेंशन है रिमूवल प्रोसेस के। अगर इनका रिमूवल मोशन है वो पास होता है पार्लियामेंट के अंदर में तो सीईसी को जो रिमूव है वो किया जा सकता है। क्या हमारे किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल है वो कैरी आउट हुआ है या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीईसी में आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के अंदर में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी हुआ करते हैं। जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो रीजनल कमिश्नर होते हैं उनका रिमूवल का जो कंसेंट या जो रिकमेंड है वो किसके द्वारा किया जाता है, सीईसी के द्वारा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। इनका रिकमेंडेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर्स को रिमूव है वो करना है उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 2023 का जो एक्ट है सीईसी एंड ईसी का जो अपॉइंटमेंट है, कंडीशन ऑफ सर्विस है, टर्म ऑफ ऑफिस है, तो उसके अंदर में जो इनको इम्यूनिटी दिया गया है वो इम्यूनिटी इनके प्रेजेंट एक्शन और पास्ट के जो एक्शन है उसके रिगार्डिंग में है, उसको भी यहाँ पे उनके द्वारा अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा अपोज है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि वीपी का जो इलेक्शन है, वीपी का इलेक्शन अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एक कैंडिडेट है उसको चूज कर सकते हैं। जो इस समय गवर्नमेंट जिस पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप का गवर्नमेंट है एनडीए ग्रुप का, तो उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पे चूज किया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कंसर्न ये हैं कि उनको इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो ट्रांसपेरेंसी का उनका डिमांड है, जो वोटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो वोटिंग लिस्ट है उसका उनका डिमांड है, तो उसी पे ही अपना जो कंप्लीट फोकस है वो रखना चाहिए। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, वीपी का जो पोस्ट है वो किस कंट्री से हमने लिया है, यूएसए से हमने इस पोस्ट को लिया है। या कम्प्लीटली हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट नहीं है कुछ कंडीशंस के अंदर में। ये हमारे यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से वर्क कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, कम्प्लीटली जो टेन्योर है वो उनके द्वारा सर्व है वो नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो एमपीज का वोट का वैल्यू होता है वो यहाँ पे 1 हुआ करता है। चाहे एमपी यहाँ पे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो या राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, तो एमपी का जो वोट का वैल्यू है वो 1 है। पॉलिटिकल पार्टीज है वोटिंग प्रोसेस के अंदर में व्हिप है उसको यहाँ पे नहीं इश्यू कर सकते। और सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट का जो प्रोसेस है, जो यहाँ पे जो सीक्रेट बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू वीपी का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो होता है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन हुआ करते हैं? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा रहेंगे या राज्यसभा रहेंगे, अल्टरनेटिव बेसिस पे ये डिसाइड होता है। ये वीपी कैंडिडेट के बारे में था। यहाँ पे एक रीजन को भी डिस्कस किया गया है कि जो एनडीए नाम का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो कैंडिडेट है वो कोंगू नाम का जो रीजन है, कोंगू रीजन कहाँ पे है? तमिलनाडु का। अगर आपने जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अगर आपने देखा होगा, तमिलनाडु का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे कोयम्बटूर है, त्रिपुर है, सेलम नाम का जो इंडस्ट्रियल सिटी है वो सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि कोंगू नाम का जो एरिया है जो कि कर्नाटका एंड केरल के साथ में भी एरिया शेयर करता है। चेराज नाम के जो एंटिटी हुआ करता था, जो डायनेस्टीज हुआ करती थी, उनका ये पावर सीट इस रीजन के अंदर में, इस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस वो होता था। तो कोंगू रीजन से ही अपना कैंडिडेट ये चूज करें। यहाँ पे ये डिमांड है एग्जाम के लिए, आपको कोंगू रीजन के बारे में पता होना चाहिए। इनके द्वारा जिन कैंडिडेट का डिस्कशन किया गया है वो है यहाँ पे अन्नादुरई नाम से कैंडिडेट हैं जो कि इसरो से बिलोंग किया करते हैं और चंद्रयान मिशन के अंदर में उनका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल था। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूक्रेन के बारे में है। यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में वर्क करने को कहा है। अलास्का के अंदर में आप देखिए कि यूएस एंड रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका मीटिंग हुआ था। अलास्का कहाँ पे सिचुएटेड है? कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अलास्का है। तो दो इसके अंदर में इम्पोर्टेंट रीजन है, एक सीवर्ड पेनिनसुला है नॉर्दर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट के अंदर में आपको अलेक्जेंडर जो अलूसियन आइलैंड्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी वजह से इंटरनेशनल डेट लाइन के अंदर में जो बैंड है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स, यूक्रेन का फ्यूचर और यूक्रेन के रिगार्डिंग में डिस्कशन हुआ है उसमें अलास्का की मीटिंग के अंदर में रसिया और यूएस के लीडर्स के द्वारा। अब देखिए कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे यूक्रेन का लोकेशन पता होना चाहिए, कौन कौन से कंट्रीज से नाइबर अपना जो एरिया है वो शेयर किया करते हैं। ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि रसिया है वो सिचुएटेड है। फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में बेलारूस है, पोलैंड है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, ये काफ़ी सारे कंट्री हैं। एक लैंडलॉक कंट्री भी है जिसको कि हम मोल्दोवा के नाम से जानते हैं। अभी इंडिया और मोल्दोवा के रिलेशंस हैं वो भी डेवलप हुए थे। सदर्न पार्ट में आप देखिए कि ब्लैक सी है और सी ऑफ अजोव है, वहाँ पे जो क्रीमियन पेनिनसुला है जो सेपरेट करता है, और एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट। तो स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा ऑलरेडी जो क्रीमियन पेनिनसुला है उसको तो अनेक्स कर लिया गया था 2014 के समय। अब रसिया का डिमांड ये है कि जिन पार्ट्स को उन्होंने कैप्चर किया है, जो कुछ पार्ट्स उनके द्वारा कैप्चर किए गए हैं, उन टेरिटोरियल एरियाज को यहाँ पे अलाउ है वो किया जाए, उन्हीं के कंट्रोल के अंदर में रखने को अलाउ किया जाए। यूक्रेन के लीडर के द्वारा कहा गया कि पीस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि उनके द्वारा जो लैंड है उसको सीड नहीं किया जाएगा, लैंड का जो सीडिंग है वो नहीं होगा उनके द्वारा। रसिया का भी यहाँ पे डिमांड है कि जो एक डीमिलिटराइज जोन के रूप से, न्यूट्रल कंट्री के रूप से जो यूक्रेन है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो, किसी भी तरीके से जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें वो ज्वाइन करने का कोशिश ना करे, जो कि एंटी रसिया वे के थ्रू यहाँ पे कैरी आउट हो। यूक्रेन का डिमांड क्या है? यूक्रेन का डिमांड ये है कि रसिया के द्वारा उनको अश्योर किया जाए कि आने वाले समय के अंदर वो मिलिट्री अटैक है उसको नहीं कैरी आउट करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का जो सिक्योरिटी गारंटी है उसको भी यहाँ पे डिस्कशन है कि यूरोपियन यूनियन है वो अपना एक सिक्योरिटी है वो गारंटी कैरी आउट करता है यूक्रेन को फ्यूचर के अंदर में कोई भी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग में। इंडिया और आप देखिए कि चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे जो डिफरेंसेज हैं, जो कन्फ्लिक्ट हुआ था हमारी और चाइनीज फोर्सेज का गलवान वैली के अंदर में 2020 के समय में, और अब जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे जो डी एस्केलेशन प्रोसेस है वो कैरी फॉरवर्ड हो, स्पीडी वे के अंदर में उसको कैरी आउट किया जाए, जिससे कि डिफरेंसेज को रिजोल्व है वो किया जा सके। तो चाइनीज़ जो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, उस दौरान में ये जो डिस्कशन है वो यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर एरिया है वो कितना है? 3488 किलोमीटर। ये जो डाटा है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंडिया चाइना का मेंस के पेपर के अंदर में, तो आप अपने आंसर के अंदर में इसको कोट है वो कर सकते हो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें उन एरियाज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ये कश्मीर हमारा जो लद्दाख का ईस्टर्न पार्ट सिचुएटेड है, तो आपको जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो रीजन मिलेगा वो है स्टूडेंट DBO, दौलत बेग ओल्डी। फिर उसी के सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि देपसांग प्लेन है, जो देपसांग प्लेन है उसके सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं, देपसांग प्लेन है और दौलत बेग ओल्डी है। इसके अलावा आप देखिए कि जो वहाँ पे वाटर बॉडीज हैं वो भी सिचुएटेड हैं, जो कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे SCO का जो समिट है उसके लिए भी डिस्कशन हो सकता है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं कि चाइना के लिए विजिट करेंगे SCO का मीटिंग को अटेंड करने के रिगार्डिंग में। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके कि हम मेंबर हैं, और आप देखिए कि टेररिज्म को भी आप देखिए कि डील करने के रिगार्डिंग में उनका एक सेपरेट विंग है जिसको कि रेड्स के नाम से जानते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड है। ताशकंद के अंदर में रेड्स का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। रेड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताशकंद के अंदर में है। स्टूडेंट्स, केरल के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा कहा गया कि हमारा जो यूथ है उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए उसको पेट्रोटिज्म के रिगार्डिंग में जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसको कंपलसरी करने का ज़रूरत है। क्या स्टूडेंट्स कुछ ऐसे नेशन हैं हमारे कंट्री के अंदर में, सॉरी वर्ल्ड के अंदर में, क्या कुछ ऐसे नेशन हैं जहाँ पे मिलिट्री सर्विस है वो कंपलसरी हुआ करती है? एवरी यूथ को जो मिलिट्री सर्विस है उसके अंदर में जाना होता है। तो स्टूडेंट्स, यस, कुछ ऐसे नेशंस हैं, साउथ कोरिया उसका पार्ट है, कि साउथ कोरिया के अंदर में आपको कुछ मंथ के लिए आपको अपना जो सर्विस है उसको कैरी आउट करना होता है। फिर नॉर्दर्न कोरिया आप देखिए उसके कम्प्लीटली नॉर्थ के अंदर में सिचुएटेड है। नॉर्दर्न कोरिया के अंदर में तो आपको कुछ ईयर्स का जो सर्विस है वो मिलिट्री के अंदर में, डिफेंस के अंदर में देना होता है। इजराइल भी है, रसिया भी इसका पार्ट है। इजराइल के अंदर भी आप देखें कि ये प्रैक्टिस आपको मिलेगा, रसिया के अंदर भी ये प्रैक्टिस आपको मिलेगा। क्या हमारे कंट्री के अंदर में है? हमारे कंट्री में नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी का जरूर एक कॉन्सेप्ट है कि आप टेरिटोरियल आर्मी के रूप से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फुल फ्लेज आर्मी के रूप से नहीं जाना है तो टेरिटोरियल एरिया जिसमें आपको एक लिमिटेड समय के लिए बुलाया जाता है और आप अपना जो अदर जो वर्क हैं, जो सर्विस है उसको कैरी आउट है वो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोझिकोड के बारे में है, केरल के, वहाँ पे आप देखें कि जो वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर में अमीबा है। अमीबिया जो है, जो कि बेसिकली चिल्ड्रंस के नोज के थ्रू एंटर कर सकता है, उनको इम्पेक्ट कर सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस का जो ड्राइव है उसको चलाया गया। अवेयरनेस के ड्राइव के अंदर में यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से वाटर बॉडीज के अंदर में आपको एंट्री है वो नहीं करना है, और एक ऐसे आप देखिए कि हेल्थ है उसको इम्पेक्ट करता है। उसी का जो कम्प्लीटली अवेयरनेस का जो इफ़र्ट्स है वो यहाँ पे कैरी आउट हुआ है। ऑलरेडी इसके बारे में हम रीड कर चुके हैं कि कैसे उसका आउटब्रेक हुआ था, कुछ मंथ पहले ये न्यूज़ के अंदर में था। फिर यहाँ पे स्टूडेंट चिल्ड्रंस का जो सेफ्टी के बारे में है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है वो एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। अगर किसी वुमेन के द्वारा भी चिल्ड्रन को हरेस करने का कोशिश किया जाएगा तो उनको भी सेम काइंड ऑफ वे में अक्यूज्ड है वो माना जाएगा। ये हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व है वो किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है उसके अंदर में भी आप देखिए कि एज को रिड्यूस करने के बारे में कहा गया था, जिसके पर्सपेक्टिव से डिसीजन ये हुआ कि एज को रिड्यूस है वो नहीं किया जाएगा, उसका मिसयूज हो सकता है। चाइल्ड अब्यूज के रिगार्डिंग में उसका मिसयूज हो सकता है, हरेसमेंट के रिगार्डिंग में उसका मिसयूज हो सकता है। मिनिमम एज है वो कितना है इसके अंदर में? 18 ईयर से जो कम का जो कोई भी पर्सन है जो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उसको चाइल्ड के रूप से कंसीडर है वो किया जाएगा। एक हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में आप देखिए कि 16 to 18 का जो एज है उसको एक डिफरेंट वे में ट्रीट किया जाता है। जब से दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद में ये चेंजेज आए थे। तो 16 to 18 की एज का अगर कोई चिल्ड्रन के द्वारा कोई हीनियस क्राइम को कमिट किया जाएगा तो उसको एज ए एडल्ट के रूप से कंसिडर किया जाएगा। अब ये यहाँ पे क्यों चेंजेज किए गए? क्योंकि समय के साथ में जो 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 नेचर है, जो आप देखिए कि जिस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जो 16 to 18 का एज का हैं, एडोलसेंट एज के अंदर में ही उनके द्वारा हीनियस क्राइम है उसको कमिट किया गया है। तो समय का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में इस तरीके से चेंजेज किए गए थे। 2018-19 के सॉरी 15-16 के समय ये चेंजेज किए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि
निर्भया केस के अंदर में एक जो पर्सन है जो कि वहाँ पे क्राइम जिनके द्वारा कमिट किया गया था, निर्भया जो कि दिल्ली के अंदर में एक हीनियस क्राइम देखने के लिए मिला था 2012 के समय में, तो उसमें जो पर्सन जो कन्विक्टेड था उस क्राइम के अंदर में, तो उनको तो एज ए चाइल्ड के रूप से ही कंसिडर किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 20 है वो रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में आप क्रिमिनल लॉज हैं उनको नहीं इम्पोज कर सकते हो। बट आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग में जो चेंजेस हैं वो हुए थे, उस जब उन जो चाइल्ड के रूप से जिन्होंने वो क्राइम कमिट किया था उनका जब रिलीज हुआ, तो आप देखिए उसके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हैं वो देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म के बारे में है कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि उनके द्वारा जीएसटी रिफॉर्म है वो किया जाएगा, स्पेशल इसका जो स्लैब प्रोसेस है उसको। तो आप देखिए कि डिसीजन किस तरीके का है, डिसीजन एक बोल्ड डिसीजन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बोल्ड है वो, टाइमली एक डिसीजन है कि रिक्वायरमेंट था इस समय हमारे कंट्री के अंदर में इस तरीके के जो टैक्सेशन जो प्रोसेस है, जो यहाँ पे बर्डन है कॉमन मैन के ऊपर में, उसको रिड्यूस करने का। बेनिफिट किसको करेगा, मिडिल क्लास को ये बेनिफिट करेगा, जो बेनिफिट है वो किसको रिसीव होगा, बेनिफिट रिसीव होगा मिडिल क्लास को और बिजनेस कम्युनिटीज़ को। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो 99% आइटम्स हैं, 99% आइटम्स किसके अंदर में, 12% का जो स्लैब है उसके अंदर में, उसको रिड्यूस करके किस में कर दिया जाएगा, 5% की स्लैब में कर दिया जाएगा। 90% के आसपास जो आइटम्स हैं जो 28% का स्लैब के अंदर में है, उसको रिड्यूस करके आप देखिए कि 18% का स्लैब में कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से चेंजेस होंगे, 5% की स्लैब में आएंगे, 18% की स्लैब में आएंगे। जो टैक्स बर्डन है कंज्यूमर के ऊपर में ये रिड्यूस करेगा। टैक्स बर्डन के रिड्यूस के अलावा आप देखिए कि स्लैब का जो रेशनलाइजेशन प्रोसेस है, जो स्लैब को यहाँ पे रेशनलाइज करना है, ये रेशनलाइजेशन प्रोसेस किस में और हेल्प कर सकता है, हमारा जो जीएसटी के रिगार्डिंग में जो एम्बिग्यूटी है, जो लिटिगेशन है, उसके अंदर भी ये हेल्प कर सकता है। तो हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स एम्बिग्यूटी एंड लिटिगेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो जीएसटी सेटअप के अंदर में जो मेजर इश्यूज हैं उनको भी ये रिजोल्व कर सकता है। सिंप्लीफिकेशन है वो कैरी आउट होगा, मल्टीप्लिसिटी है उसको रिड्यूस करेगा, टाइम कंज्यूम है उसको रिड्यूस करेगा। और रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट है वो भी लाया गया, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 और जो जीएसटी एक्ट है, जो यहाँ पे जो जीएसटी रिफॉर्म है, ये यहाँ पे बेनिफिट को प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी कंट्री आप देखिए कि टैरिफ की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट, टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से यूएस में हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको इम्पैक्ट हुआ है, तो उन सभी को ओवरकम करने के पर्सपेक्टिव से हमारा जो ओवरऑल जो यहाँ पे जीएसटी का जो आरबीआई के द्वारा एस्टिमेट किया गया था कि एवरेज 11.5% जीएसटी एक पर्सन को पे करना होता है एवरेज वे के अंदर में, तो आप देखिए कि वो भी यहाँ पे रिड्यूस है वो रहेगा। और स्टेट्स का मोर डिमांड भी है, फाइनेंस कमीशन भी आने वाला है, उसका भी रिपोर्ट आने वाली है, तो फाइनेंस कमीशन को देखते हुए स्टेट्स का मोर डिमांड है कि उनको मोर पैसा है वो डिवोल्व किया जाए, तो उसमें भी आप देखिए कि हेल्प है वो यहाँ पे रहेगा। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट 2022 के समय में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा कहा गया था कि हमें प्लास्टिक के रिगार्डिंग में जो ट्रीटी है उसको साइन करना है। 6 टाइम्स हमारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनका मीटिंग हो चुका है, बट किसी भी तरीके से जो डिस्कशन है वो नहीं आया। अभी एक रिसेंटली मीटिंग कहाँ पे हुआ था, जिनेवा के वहाँ पे एक मीटिंग है उसको कंडक्ट किया गया। क्या कोई कंक्लूजन रहा, कंक्लूजन आप देखिए कि किसी भी तरीके से नहीं रहा है। इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन किया है, बट लार्जर लेवल के ऊपर में कंट्रीज के अंदर में जो पॉलीथीन है उनका प्रेजेंस हुआ करता है, प्लास्टिक का जो यूज है वो हुआ करता है कंट्रीज के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे इम्पैक्ट किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे देश के अंदर में भी, हमारे कंट्री के अंदर में 3.4 मिलियन टन के आसपास जो प्लास्टिक है वो प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड के अंदर में ये जो प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है वो 430 मिलियन टन है, 430 मिलियन टन है। देश के अंदर में जो 3.4 मिलियन टन जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर में ओनली 30% है उसको रिसाइकिल किया जाता है, ओनली 30%। तो आप देखिए कि 70% प्लास्टिक है वो प्रेजेंस है, लैंडफिल्स के अंदर में प्रेजेंस है, एग्रीकल्चर के अंदर वो जाता है तो वहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट होता है, हिली एरियाज़ के अंदर भी आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो समय के साथ में एक ट्रीटी है यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई जिससे कि प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट किया जा सके, उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कैरी आउट है वो हो सके।
वन ऑफ द, आप देखिए कि डिजास्टर से इसके इम्पैक्ट हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये प्रेजेंट होता है, डिग्रेडेबल कंडीशन में नहीं होता है, काफ़ी लंबे ईयर्स के बाद में भी डिग्रेड है वो नहीं हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाइना के अंदर में जिस तरीके से डंकीज को यूज किया गया है उसके बारे में है यहाँ पे कि चाइनीज, आप देखिए कि एक मेडिसिन का डेवलपमेंट, मेडिसिन का नाम क्या है, जियो उस मेडिसिन का नाम है, जो कि इम्यूनिटी के पर्सपेक्टिव से यूज होता है। जो डंकी हैं, डंकी का जो हाइट्स हैं, जो उनका स्किन है जो यहाँ पे उसको यूज किया जाता है। तो आप देखिए कि डंकीज का किसको यूज किया जाता है, डंकी का जो हाइट्स हैं उसको यूज किया जाता है। तो क्रूएलिटी के अगेंस्ट में वॉइस रेज हुआ है कुछ कंट्रीज से, जहाँ से चाइना ने कंटिन्यूस इंपोर्ट किया है डंकीज को, और उनका इस तरीके से क्रूएलिटी को देखते हुए जो वैक्सीन डेवलपमेंट, जो यहाँ पे मेडिसिन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जिसका यूज हुआ, तो कंट्रीज इसके रिगार्डिंग में रेस्ट्रिक्शंस है उसको इम्पोज करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स ये डंकी के बारे में था। डंकी आप देखिए कि इजोवो नाम का मेडिसिन है, जो कि जो जिलेटिन्स हैं डंकी का हाइट्स के अंदर में प्रेजेंस होते हैं, उसका यहाँ पे यूज हुआ। 10 ईयर बिफोर जो चाइना है 1 मिलियन डंकी है, 1 मिलियन जो डंकीज हैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट किया करता था। अब ये जो इंपोर्ट है वो 6 मिलियन इंक्रीज हुआ है, 6 मिलियन इंक्रीज हुआ है। कहाँ से इंपोर्ट करता है, साउथ लैटिन अमेरिका के अंदर में, लैटिन अमेरिका के अंदर में कोलंबिया एंड ब्राज़ील नाम की जो कंट्री हैं, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, वहाँ से ये इंपोर्ट होता है। अफ्रीकन यूनियन के अंदर में आप देखें, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इथोपिया है, केन्या है, उनसे यहाँ पे इंपोर्ट हुआ करता है। और स्टूडेंट्स अफ्रीकन यूनियन ने तो आप देखिए कि 2024 के समय इसको बैन ही कर दिया कि जो डंकी का जो इंपोर्ट अगर किया जाएगा किसी कंट्री के द्वारा, उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा चाइना को, तो उसके ऊपर में जो कम्प्लीटली जो बैन है वो अफ्रीकन यूनियन के द्वारा किया है, वो गया है। फिर आप देखिए कि क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक तो एनिमल के अगेंस्ट में क्रूएलिटी का ये प्रैक्टिस है, कम्प्लीटली क्रूएलिटी का प्रैक्टिस है, उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि इस तरीके से हीनियस क्राइम होता है। जूनेटिक जो डिजीज़ है उसको, उसके रिगार्डिंग में भी ये यहाँ पे जो कंसर्न्स है उसको शो करता है कि आने वाले समय के अंदर जूनेटिक डिजीज़ हैं वो फैल सकती हैं इसकी वजह से। डंकीज का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, डंकी पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे जो डंकीज के रिगार्डिंग में क्या कोई स्पेशल रिजर्व है वो सिचुएटेड है, क्या हमारे यहाँ पे कोई डंकीज के रिगार्डिंग में स्पेशल रिजर्व है। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि डंकी का अगर पॉपुलेशन पुअर एरियाज से रिमूव होता है, कम होता है, तो जो बर्डन किसके ऊपर रहेगा वर्क का, वो बर्डन रहेगा वुमेन के ऊपर में या चिल्ड्रंस के ऊपर में। तो इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। यूपीएससी ने 2016 के पेपर में एक सवाल पूछा था कि बंजारा जो कम्युनिटी है, बंजारा कम्युनिटी क्या है। बंजारा कम्युनिटी एक ट्रेडर कम्युनिटी है। आप देखिए कि वो अपने साथ में डंकीज हैं उनको रखा करते हैं अपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में। तो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, गुजरात और राजस्थान में वो पाई जाती है। अपना जो सामान है, जो गुड्स हैं, उनको सप्लाई किया करते हैं एक विलेज से दूसरे विलेज के अंदर में, उसको जो सेल है वो किया करते हैं। यूटीज़ के अंदर में जो नॉमिनेशन प्रोसेस है उसके बारे में है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो नॉमिनेशन है, अभी ये किसके बारे में था, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो कहा गया कि 5 जो पर्सन है उनका नॉमिनेशन हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कशन ये किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर में नॉमिनेशन प्रोसेस हुआ करता था। स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे नॉमिनेशन हुआ करता था। पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर में ही नॉमिनेशन था। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ये नॉमिनेशन का जो प्रोसेस दिया गया था लोकसभा के अंदर में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में 1 पर्सन का नॉमिनेशन का प्रोसेस था। फिर 2020 के समय गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। उसके अंदर में आप देखिए कि लोकसभा के अंदर में 2 MP का जो नॉमिनेशन था उसको डिलीट कर दिया गया। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में जो 1 MLA का जो नॉमिनेशन था उसको डिलीट कर दिया गया। बट राज्यसभा के अंदर में जो 12 मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो स्टिल अलाउ है। अब आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जो कंप्लीट नॉमिनेशन प्रोसेस है, ये कंप्लीट नॉमिनेशन प्रोसेस है, वो वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसी के थ्रू होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का रिकमेंडेशन के बाद में, क्या यूटीज के अंदर में अगर आपको नॉमिनेशन करना है तो उसके अंदर में क्या आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का रिक्वायरमेंट रहेगा।
अभी प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे 3 यूटी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिचुएटेड है। तो फर्स्ट यूटी आप देखिए कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसके अंदर में किसी भी तरीके का नॉमिनेशन प्रोसेस है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पुडुचेरी के वहाँ पे, तो पुडुचेरी के अंदर में आप देखिए कि पुडुचेरी के वहाँ पे 3 जो यहाँ पे एमएलए हैं उनका नॉमिनेशन हो सकता है। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में 5 का जो बताया गया है रिसेंटली कि 5 जो एमएलए हैं उनका नॉमिनेशन किया जा सकता है। अब कौन से केस के अंदर में ये जो नॉमिनेशन अलाउ किया गया था पुडुचेरी के अंदर में विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का एड एंड एडवाइस के थ्रू में, तो नॉमिनेशन एक के लक्ष्मी नारायण केस है जिसमें आप देखिए कि किसी भी तरीके का एडवाइस का ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के रिगार्डिंग में एक ट्रिपल चेन का जो कमांड सेंटर है उसको लाया गया, ट्रिपल चेन कमांड है उसको लाया गया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो मिनिस्टर का एडवाइस के ऊपर वर्क किया करते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव को आप देखिए अकाउंटेबल हुआ करते हैं, फिर जो इलेक्टेड पर्सन है वो पीपल्स को अकाउंटेबल हुआ करते हैं। तो वहाँ पे तो किस तरीके का नॉमिनेशन नहीं लाया गया है, बट नॉमिनेशन के रिगार्डिंग में डिफरेंसेस कहाँ होते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट है और यूटी का जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है तो वहाँ पे डिफरेंसेस कैरी आउट हैं वो हुआ करते हैं। तो इसको रिजोल्व किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी स्टेटहुड का उनका डिमांड है कि स्टेटहुड को वहाँ पे रिस्टोर है वो किया जाए। हमारा आप देखिए कि एक सेंसिटिव एरिया भी है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे जो लोग हैं उनको रेडिकलाइज कर दिया जाता है काफ़ी बार, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ओवरग्राउंड वर्कर्स का प्रेजेंस हुआ करता है। तो अब उस सिचुएशन के अंदर में इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूट जो लोगों का मैंडेट है उसके रिगार्डिंग में अगर 5 जो नए पर्सन है उनका नॉमिनेशन उसको इम्पैक्ट करता है, लोगों का गवर्नमेंट अगर डिस्टेबलाइज होती है, पीपल्स का ट्रस्ट वहाँ पे इरोड हो सकता है। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे जो पॉइंट्स हैं जिनका यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के द्वारा कहा गया है कि इंडिया पाकिस्तान की ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट है उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिचुएशन में है। वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये स्टेटमेंट है। अलास्का समिट के बाद में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं और जो रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन और यूक्रेन के भी लीडर के साथ में हमारे पीएम सर का जो टेलीफोनिक डिस्कशन है वो हुआ है। बायलैटरल टाइज के इम्प्रूवमेंट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में हमारे जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं उनको स्लैम किया गया है, जो प्रेजेंट समय के लीडर हैं उनको एंडोर्स किया गया है हमारे ही एक मिनिस्टर के द्वारा। तो एग्ज़ाम के लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जिसको ब्रोकर किया गया था 1960 के समय, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स इंडिया को दी गई थी, रावी, ब्यास और सतलुज। इंडस, चेनाब और झेलम है जो पाकिस्तान के पास में भी हैं, बट इंडिया इंडस, चेनाब और झेलम के वहाँ पे रन ऑफ द रिवर के रूप से प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर सकता है। शुभांकर शुक्ला जो हैं हमारे एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वहाँ पे गए थे। तो हमारा जो एस्ट्रोनॉट है जिनका इस तरीके से जो आप देखिए कि जो जर्नी को कैरी आउट किया गया हमारी कंट्री का इस सेक्टर के अंदर में जो डेवलपमेंट है उसको ये बूस्ट करेगा। 2035 तक हमारी कंट्री का एक यहाँ पे मिशन भी है कि हमारा जो अंतरिक्ष आप देखिए कि स्टेशन है उसको सेटअप किया जाए, स्पेस स्टेशन है उसको सेटअप किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के वहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिला है, तो आप देखिए उसमें कुछ डेथ हुआ है। महाराष्ट्र के जो इंटीरियर पार्ट के अंदर में एक रीजन है मराठवाड़ा, वहाँ पे काफ़ी कम बारिश होता है। आप देखिए कि टेरिटोरियल रीजन उसका मेन रीजन टेरिटोरियल सिचुएशन है वहाँ का। कुछ कैडेट्स हैं जो कि हमारे डिफेंस फोर्सेज के लिए जाया करते हैं, बट उनका कुछ आप देखिए कि मेडिकली अनफिट होने की वजह से ट्रेनिंग का जो वहाँ पे हार्श ट्रेनिंग होती है उसको उसके अंदर में उनका कुछ कैजुअलिटी होने की वजह से मेडिकल वे के पर्सपेक्टिव से, तो उनको आप देखिए कि इस तरीके से लेफ्ट नहीं कर सकते हो। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कोग्निजेंस उसका लिया है और कहा है कि उनको भी यहाँ पे आपको कंसीडर करना चाहिए, जो कुछ बेनिफिट्स है वो उनको प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उसने बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हुआ है कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो बिल्स का जो पेंडिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो पिटीशन फाइल हुआ उसको यहाँ पे डेफर किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये बेसिकली फाइल हुआ है और अर्लियर फेज
के अंदर में एक जजमेंट डिलीवर किया गया था कि डीम्ड कैटेगरी के अंदर में आपका जो बिल है अगर उसको नहीं असेंट दिया जाता है तो उसको पास मान लिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट, जो आप देखिए कि ह्यूमन राइट का जो विंग है यूनाइटेड नेशन का, उनके द्वारा जो रिपेट्रिएशन है उसको सस्पेंड किया गया है कि जो तमिलियन पर्सन वापस से चले गए हैं श्रीलंका के अंदर में, उनका रिपेट्रिएशन है उसको डिनाई किया गया, सस्पेंड किया गया ह्यूमन राइट विंग के द्वारा। अब आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये श्रीलंका है। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे जाफना सिचुएटेड है, जाफना के वहाँ पे आप देखिए कि इंडियन तमिलियन पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में रहा करती है। तो उसी के बारे में है कि कैसे 1956 के समय सिंगलीज जो पॉपुलेशन है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया जाता है। कंटिन्यूस जो इंडियन तमिलियन है, अदर कम्युनिटीज़ हैं, उनका एलिनिएशन होता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट होगा, लिट्टी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसको कि लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जनधन योजना है जो कि हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग में इसको स्टार्ट किया गया था कि कंट्री के अंदर में फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट हो। कुछ ऐसे अकाउंट्स बताए गए हैं 23% जो कि इनऑपरेटिव सिचुएशन के अंदर में है। जनधन योजना के जो अकाउंट्स हैं उस समय जो ओपन हुए थे। फिर वर्ल्ड के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गजा स्ट्रिप, उसके पर्सपेक्टिव से हमास ने कहा है कि वो पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में डिस्कशन के लिए रेडी हैं, जिससे कि गजा स्ट्रिप के अंदर में पीस प्रोसेस आ सके। हेल्थोसाइड नाम का भी एक टर्म कल हमने रीड किया था। हेल्थोसाइड क्या है? हेल्थोसाइड है कि जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में जो टारगेट किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेज के द्वारा गजा के अंदर में, उसको हेल्थोसाइड का जो नाम है वो दिया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान के बारे में है। बलूचिस्तान का जो रीजन है, बलूचिस्तान आपको पता होना चाहिए। बलूचिस्तान का इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो बलूच कम्युनिटी का ये डोमिनेशन वाला एरिया है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान ओनली पाकिस्तान में नहीं है। ईरान का जो रीजन यहाँ पे शेयर होता है वहाँ पे है सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पे है सिस्तान बलूचिस्तान। जो सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान है वहाँ पे भी बलूच कम्युनिटी के लोग रहा करते हैं, तो बलूचिस्तान रीजन वहाँ पे भी सिचुएटेड है। ताइवान के बारे में जो स्टेटमेंट है यूएस के लीडर का, जिसको कि चाइना ने अपने इंटरनल अफेयर के बारे में कहा है, ताइवान ने कहा है कि वो उनका डिसीजन है। तो आप देखिए कि ताइवान के पर्सपेक्टिव से है। लोकेशन एक बार ताइवान का देख लेना आप यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूस के अंदर में, आप देखिए कि रसिया के अंदर में एक जगह है रयाजन नाम से एक रीजन है, वहाँ पे आप देखिए कि कुछ इम्पैक्ट हुआ है, कुछ लोगों का डेथ हुआ है। एक ब्लास्ट के अंदर में ये डेथ है वो बताया गया। अभी आप देखिए कि रसिया का एक पेनिनसुलर रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था, उस रीजन का क्या नाम है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जो म्यांमार है वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे 28 दिसंबर के समय में, ये वहाँ का मिलिट्री लीडरशिप के द्वारा डिसीजन लिया गया। अभी वहाँ पे सिविल वॉर का भी सिचुएशन है। गजा स्ट्रिप के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है स्टारवेशन का सिचुएशन है। और स्टूडेंट्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है हमारा, जो हमने अर्लियर फेज में जो ओनली 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग हुआ करता था, जो 20% का टारगेट लिया गया है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो कैसे यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करेगा? जो ओल्डर व्हीकल्स हैं उसके अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। क्या स्टूडेंट्स, माइलेज यहाँ पे इंक्रीज होगा अगर यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा? तो क्या माइलेज इंप्रूव होगा? माइलेज के बारे में किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, बट गवर्नमेंट का आप देखिए कि यहाँ पे जो खर्चा है, जो क्रूड ऑयल को जो इंपोर्ट करने का, वो रिड्यूस होगा, और यहाँ पे जो बेसिकली एमिशन लेवल है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। शुगर केन को यूज किया जा सकता है, जो मेज है उसको यूज किया जा सकता है, ब्रोकन राइस को यूज किया जा सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर भी, या इथेनॉल के प्रोडक्शन के अंदर में। इथेनॉल आप देखिए क्या है, इथेनॉल में इथाइल अल्कोहल होता है जो बायोफ्यूल के रूप से काम करता है। प्लांट वेस्ट से ये बनता है, बायोमासेस से ये बनता है। और रेगुलर अगर हम बात करें, जो रेगुलर पेट्रोल है उसके कंपैरिजन के अंदर में जो क्लोरीफिक वैल्यू है, वो क्लोरीफिक वैल्यू भी इसका लो हुआ करती है। मार्स से आप देखिए कि एक मेट्रोइड है, मार्स से एक मेट्रोइड गिरा था। कहाँ पे गिरा था? नाइजर के अंदर में ये गिरा है। नाइजर के अंदर में ये गिरा, तो अब नाइजर के द्वारा उसको सेल करने का बात किया गया। अभी उन ऑक्शंस को रोका गया है। जब यहाँ पे एक डिबेट क्रिएट हुआ, क्या यहाँ से जो किसी भी कंट्री के अंदर में अगर वो मेट्रोइड्स हैं वो गिरते हैं, तो क्या उनको इस तरीके से सेल है वो किया जा सकता है?
एक डिबेट यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे जो बाहर के जो प्लैनेट्स हैं, बाहर का जो टेरिटरीज है, उसके ऊपर में इस तरीके से जिसने भी अपना एरिया को कैप्चर किया, क्या उसी का क्लेम वहाँ पे रहेगा। जैसे आप देखिए कि आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर में हम देखते हैं कि जो कंप्लीट जो आउटर स्पेस है एक डिस्टेंस के बाद में, उसको हमें कॉमन ग्राउंड के रूप से कंसिडर करना चाहिए। ओशियन के अंदर में हम देखते हैं कि यूएन क्लोज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, एक डिस्टेंस के बाद में वो भी उसके अंदर भी डिफाइन किया गया है कि कॉमन ग्राउंड के रूप से आप ओशियन है उसको यहाँ पे कंसिडर कीजिए, अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आप नहीं कैरी आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।